नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका वापस से। आज हम लोग लीडरशिप का लास्ट लेक्चर को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे सक्सेसफुल लीडर कौन होता है और इफेक्टिव लीडर कौन होता है और इसके बीच में डिफरेंस क्या है। फिर जो लीडरशिप थ्योरीज हम लोग का बच गया था उसको भी आज हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख रखा है लीडरशिप चैप्टर में, एक बार उसको हम लोग फास्टली रिकैप कर लेते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें कि लीडरशिप क्या होता है। डेफिनेशन हम लोगों ने देखा, एक मैनेजर कब लीडर बन जाता है वो हम लोगों ने देखा। फिर कट लेविन का 3 लीडरशिप स्टाइल देखा, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजर। फिर हम लोग देखेंगे ट्रांजैक्शनल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बीच में क्या अंतर होता है, और फिर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में थोड़ा और डाटा इकट्ठा किए हम लोग। उसके बाद फिर अदर लीडरशिप स्टाइल देखे हम लोग, जिसमें कि हम लोग 10 तरीके का लीडरशिप स्टाइल को समझे। जो दुनिया में जैसे लीडरशिप के बारे में बात किया जाता है, इसके बारे में हम लोग भी जान लिए। उसके बाद फिर हम लोग देखें थ्योरीज को, एक-एक करके हम लोगों ने सारा थ्योरीज को देखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा ग्रेटमैन थ्योरी को, फिर हम लोगों ने देखा ट्रेट अप्रोच थ्योरी को, फिर फंक्शनल अप्रोच थ्योरी को, उसके बाद फिर बिहेवियरल अप्रोच थ्योरी देखा, जिसके अंदर 7 थ्योरीज था। उसके बाद फिर हम लोग सिचुएशनल या फिर कंटीजेंसी थ्योरी देखे, जिसमें कि 5 थ्योरीज था। उसके बाद फिर हम लोग ट्रांजैक्शन थ्योरी अप्रोच देखे, और फिर ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच थ्योरी देखे। और आज हम लोग अदर थ्योरी देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग 4 थ्योरी को देखने वाले हैं। सिस्टम अप्रोच थ्योरी देखेंगे, जेंगर एंड फोकमैन का 10 लीडरशिप फ्लॉज देखेंगे, फ्रेंच एंड रेवन का 5 फॉर्म्स ऑफ पावर देखेंगे, और एट्रीब्यूशन थ्योरी देखेंगे, ठीक है। तो एक-एक करके हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तीनों बहुत आसान है, सॉरी ये चारों बहुत आसान है। एक-एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला है सिस्टम अप्रोच थ्योरी, देखते हैं इसको। अब सिस्टम अप्रोच थ्योरी, ये थ्योरी के हिसाब से कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन और कुछ नहीं, एक सिस्टम है। ऑर्गेनाइजेशन और कुछ नहीं है, एक सिस्टम है, समझे। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम और कुछ नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है बहुत सारा पार्ट्स का, जो कि आपस में काम कर रहा होता है। एक लैपटॉप क्या है? एक सिस्टम है, समझे। एक मशीन जो होता है वो क्या होता है? सिस्टम ही होता है। आपके हाथ में मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन भी एक सिस्टम है। ये सब सिस्टम क्यों कहलाता है? क्योंकि देखिए इसके अंदर बहुत सारा पार्ट है जो कि आपस में एक दूसरे का मदद करके काम कर रहा है, समझे। या लैपटॉप में क्या है, सोचिए। लैपटॉप में एक मदरबोर्ड है, समझे, कीबोर्ड है, सीपीयू है, समझे, उसके बाद फिर माउस है, ठीक है, एक स्क्रीन है इसका, समझे। तो देखिए ये सब कोई आपस में काम कर रहेगा, तब तो जाकर के आपका कंप्यूटर चलेगा, तब तो आपका लैपटॉप चलेगा। अगर मान लीजिए कि मदरबोर्ड खराब हो गया तो आपका लैपटॉप चलेगा नहीं। मतलब कि किसी का भी स्थिति खराब होगा तो आपका लैपटॉप नहीं चलेगा। सबका स्थिति आपस में इंटरडिपेंडेंट है। कीबोर्ड भी काम करना चाहिए, मदरबोर्ड भी काम करना चाहिए, सीपीयू भी काम करना चाहिए, माउस भी काम करना चाहिए और स्क्रीन भी काम करना चाहिए। सब आपस में काम करेगा, सब एक दूसरे से मिल करके काम करेगा, तब तो आपका लैपटॉप बढ़िया काम करेगा। उसी तरह से कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन भी एक सिस्टम है। यहाँ पर भी जो कंपोनेंट है वो सबको आपस में काम करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि लीडर, लीडर काम तभी करवा पाएगा जब उसका एम्प्लॉय ठीक से हो, ठीक से काम करे, समझे। उसके बाद एम्प्लॉय ठीक से काम करेगा अगर मान लीजिए कि उसका जो टेक्नीशियन है या फिर असिस्टेंट है वो सब अच्छा से काम कर पाए, ठीक। अब सब कोई अच्छा से काम करेगा अगर आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, ठीक है। तो देखिए हर कोई जो है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, और सबका साथ चाहिए, तभी सबका विकास होगा। सबका साथ सबका विकास। तो चूंकि सबका साथ लगने वाला है और सबका साथ से ही काम पड़ेगा, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को बोलता है सिस्टम। और जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम बोल दिए तो वो एक सिस्टम की तरह से चल रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन जब सिस्टम बन गया तो इस सिस्टम में जो लीडर है वो 4 स्टेज में जन्म लेता है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम मान लिए, तब क्या होगा कि एक लीडर जो है वो 4 स्टेज में जन्म लेगा। शुरुआत में लीडर कुछ होगा, फिर वो कुछ होगा, फिर कुछ होगा, फिर कुछ होगा, समझे। तो क्या क्या होगा? शुरुआत में वो फॉर्मल लीडर बनेगा। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम मानते हैं तो वहां पर 4 तरीके से लीडरशिप जन्म लेगा, 4 तरीके से लीडरशिप उत्पन्न होगा। इसको हम लोग और क्लियर करके समझते हैं। तो आपने तो ये जान लिया कि सिस्टम अप्रोच थ्योरी का नाम सिस्टम अप्रोच थ्योरी ही क्यों पड़ा, समझे। अब देखते हैं कि 4 तरीके का लीडरशिप पैटर्न कैसे जन्म ले रहा है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम मान लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन को आप एक सिस्टम मान लिए, ठीक, तो वहां पर जो लीडरशिप का जन्म होगा वो 4 स्टेज में होगा। पहला स्टेज उसका होगा फॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल का मतलब कि आप किसी को अपना लीडर बना दिए, ठीक है। तो आप किसी को लीडर बना दिए, उसको पावर दे दिए, अथॉरिटी दे दी, ठीक। इसका एक और एग्जांपल अभी हम लेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ
कि वो अथॉरिटी को कोई आदमी मान रहा था, कोई आदमी नहीं मान रहा था, है ना? कोई आदमी बोल रहा था कि अरे आर्यन को क्यों बना दिया लीडर? आर्यन बढ़िया लीडर थोड़े है। कोई अगर ऐसे बोलने लगा, तो फिर धीरे-धीरे वो जब लीडरशिप करने लगेगा, तो उसका स्किल जब उसका एम्प्लॉयी लोग देखेगा कि हाँ यार, आर्यन तो अच्छा लीडरशिप कर रहा है, ठीक है इसको लीडरशिप बना दिया है, ठीक है इसको लीडर बना दिया है, हाँ, ये अच्छा ही है। तब वहाँ पर वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा इमर्जेंट लीडर, समझे? जहाँ पर उसका जो एम्प्लॉयी लोग है, उसका जो फॉलोवर लोग है, वो लोग एक्सेप्ट करने लगेगा उस लीडर को। तो स्किल से या फिर एक्सेप्टेंस से वो इमर्जेंट लीडर बन जाएगा। फिर अगला स्टेज में क्या होगा? वो बन जाएगा शेयर्ड लीडर, वो बन जाएगा शेयर्ड लीडर। यहाँ पर क्या होगा कि जब सब कोई उस लीडर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो सब कोई काम करने के लिए, सब कोई अपना गोल अकम्प्लिश करने के लिए लीडर का भी साथ देता है और वो लोग खुद भी काम करता है। मतलब यहाँ पर 4-5 गो लीडर हो गया है, समझे? और 4-5 गो लीडर लीड भी करता है और इस लीडर का हेल्प भी करता है। तो यहाँ पर शेयर लीडरशिप हो गया है, ठीक? शेयर लीडरशिप हो गया है। सब कोई मिल करके लीडरशिप कर रहा है, शेयर करके लीडरशिप कर रहा है, समझे? जब ये लीडर नहीं काम कर पाता है, तो जो एक्सपीरियंस टीम मेंबर है, वो बोलता है कि सर डोंट वरी, हम है ना, हम ये हेल्प कर देंगे आपका। तो यहाँ पर शेयर लीडरशिप हो रहा है और लास्ट में लीडर बन जाएगा इंटीग्रेटिव लीडर, समझे? इंटीग्रेटिव लीडर, इंटीग्रेटिव लीडर का क्या मतलब होता है? ये लीडर सबको इंटीग्रेट कर देगा, सबको आपस में मिला देगा और सबको उस डिपार्टमेंट का लीडर बना देगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर हम हैं इंटीग्रेटिव लीडर, समझे? तो हम जो एडिटर है, उसको पूरा जिम्मेदारी दे दिए हैं कि पूरा एडिटिंग एरिया तुम्हारा है, तुम एडिटिंग एरिया का लीडर है। उसको भी लीडर बना दिया है, लेकिन किस एरिया का? एडिटर लीडर, एडिटर एरिया का। फिर किसी को मान लीजिए कि हम रिसर्च के लिए लीडर बना दिए हैं, यानी कि हम सबको लीडर बना दिए हैं, सब लीडर है और हम भी लीडर है। हम लोग इंटीग्रेट कर दिए हैं, सारा लीडरशिप को इंटीग्रेट कर दिए, है ना? तो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इस पूरा सिस्टम को एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे आपको याद रहेगा चीज। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ महेंद्र सिंह धोनी का। महेंद्र सिंह धोनी जब पहली बार कैप्टन बने थे, पहली बार कैप्टन बने थे, कब बने थे मालूम है आपको? 2007 का T20 वर्ल्ड कप में वो पहली बार कैप्टन बने थे, समझे? तो जब पहली बार वो कैप्टन बने, तो बहुत बच्चे थे। तो बाकी जो टीम मेंबर था, वो लोग बड़ा बड़ा था, जैसे कि सचिन, सहवाग, युवराज। ये लोग को लगा कि यार एक्सपीरियंस तो हम लोग ज्यादा है, MS धोनी को क्यों बना दिया है लीडर, MS धोनी को क्यों बना दिया है कैप्टन? तो लेकिन उसको तो कैप्टन बना दिया गया, उसके पास पावर आ गया, उसके पास अथॉरिटी आ गया। तो महेंद्र सिंह धोनी के पास अथॉरिटी आ गया था, इसीलिए उस समय वो फॉर्मल लीडर थे, फॉर्मल लीडर थे। बहुत कोई उसको लीडर मानता नहीं था, लेकिन वो लीडर तो थे क्योंकि उसके पास अथॉरिटी था, और कुछ नहीं था, अथॉरिटी था। इसके लिए शुरुआत में MS धोनी क्या हुए? फॉर्मल लीडर बने। उसके बाद धीरे धीरे जब सारा टीम मेंबर उसका लीडरशिप स्टाइल देखने लगा कि हाँ यार, MS धोनी तो अच्छा लीडिंग कर रहा है, ये अच्छा कैप्टनशिप कर रहा है, इसमें दम है यार। तो जो भी उसका टीम मेंबर था, जैसे कि युवराज सिंह, फिर रोहित शर्मा, फिर सचिन, सहवाग, ये लोग क्या करने लगा? उसको एक्सेप्ट करने लगा कि हाँ तुम लोग अच्छा ही लीडर है, तुम अच्छा ही लीडर है MS धोनी, तुम अपना लीडर तुम अपना कैप्टनशिप करो, तुम अपना लीडरशिप करो। तो वहां पर क्या हुआ कि वो लोग MS धोनी का स्किल को देख करके उसको एक्सेप्ट कर लिया, MS धोनी को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? फिर एक्सेप्ट करने के बाद जब MS धोनी बहुत अच्छा खेल रहा था, तो जो एक्सपीरियंस टीम मेंबर है, वो लोग इसको हेल्प करने लगा MS धोनी को एक समय के बाद, कि कोई बात नहीं MS धोनी, जब तुम हार मानेगा तो तुम हार मत मानना, हम लोग के पास एक्सपीरियंस है, हम लोग अपना एक्सपीरियंस है तुमको मदद करेंगे। तो सबको अपना एक्सपीरियंस है, MS धोनी को मदद भी करने लगा, यानी कि वो लोग मिल करके लीडरशिप करने लगा, शेयर लीडरशिप करने लगा। और फिर एक ऐसा समय आया जब MS धोनी इंटीग्रेटिव लीडर बन गए, जहां पर वो लीडरशिप का भार देने लगे। सचिन को बोलने लगे कि सचिन सर, आप शुरुआत आप पे हम छोड़ देते हैं, आपको हर चीज देखना पड़ेगा, तो जो ओपनिंग है वो आप लीड करिए। सचिन और सहवाग को दे दिया गया ओपनिंग का लीडरशिप का भार, बोला कि ओपनिंग करना है तो लीडरशिप आप ही बनिए। कि बॉलिंग का लीडरशिप बना दिया जहीर खान को। जहीर खान को बोला कि देखो तुम अच्छा बॉलिंग करता है, इसमें तुम अच्छा लीड करेगा, तो बॉलिंग का डिपार्टमेंट तुम ही संभालो, हम ज्यादा तुम पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस तरीके से क्या किया? इंटीग्रेट करवा दिया लास्ट में MS धोनी। तो देखिए कैसे किया वो। शुरुआत में वो फॉर्मल लीडर बना था, जहां पर लोग उसको ज्यादा पसंद नहीं करता था, लेकिन वो फॉर्मल लीडर बन गया। रीजन था अथॉरिटी, उसको अथॉरिटी मिल गया था कैप्टन का, तो इसीलिए वो फॉर्मल लीडर बना। उसके बाद धीरे धीरे लोग उसको पसंद करने लगा, तो वो इमरजेंट लीडर बन गया। उसके बाद फिर सारा टीम मेंबर मिल करके लीडरशिप करने लगा, इसीलिए शेयर लीडरशिप आ गया। और लास्ट में इंटीग्रेटिव लीडरशिप आ गया, जिसमें कि MS धोनी
का पावर हाई हो गया और वो सबको लीडर बनाया, एक एक करके लीडर बनाया और साथ में वो लोग इंटीग्रेट करके लीडरशिप को फॉलो किया। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो सिस्टम अप्रोच थ्योरीज। अब हम लोग देखेंगे जेंगर एंड फोल्कमैन का 10 लीडरशिप फ्लॉज। देखिए जेंगर और फोकमैन क्या कहता है। जेंगर और फोकमैन कहता है कि एक लीडर क्यों फेल हो जाता है, कोई भी लीडर फेल कब होगा, उसका 10 लक्षण है फेल होने का। 10 लीडरशिप फ्लॉ है जिसकी वजह से एक लीडर फेल हो जाता है, समझे। तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। रोहित शर्मा को याद करिए, ठीक है, और रोहित शर्मा का सारा क्वालिटीज को लिखिए एक जगह में और उसका अपोजिट कर दीजिए, आपका सारा पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाएगा। सबसे पहले आप देखे हैं कि रोहित शर्मा रोल मॉडल है, मतलब जो बोलता है वो करके दिखाता है, तो वॉक द टॉक करता है, जो बोलता है वो करता है, तो उसको अपोजिट कर दीजिए। लीडर कब फेल होगा, जब वो वॉक द टॉक ना करे, डजंट वॉक द टॉक, ठीक है। अब रोहित शर्मा जो है वो कोलैबोरेट करके काम करता है, सबसे मिल करके काम करता है, तो अगर लीडर क्यों फेल होगा, जब मिल करके काम नहीं करेगा, तो यहां पर आ जाएगा डजंट कोलैबोरेट, है ना। अब और एक क्वालिटी है रोहित शर्मा का कि ये अपना गलती से सीखता है। हम देखे थे कि जब पिछले बार ये वर्ल्ड कप में हारा ना, तो वहां पर ये देखा कि हम लोग क्यों हारे। हम लोग हारे क्योंकि हम लोग का टीम में एक लेफ्ट हैंडेड बॉलर नहीं था और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी ज्यादा नहीं था। तो इस बार जो वर्ल्ड कप खेल रहा है उसमें वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को लेकर के आया, लेफ्ट हैंडेड बॉलर को लेकर के आया। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने गलती से सीखा, रोहित शर्मा ने गलती से सीखा। लेकिन एक जो लीडर जो फेल हो जाएगा वो अपना गलती से नहीं सीखेगा, डजन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, ठीक है। अब और रोहित शर्मा का क्या क्या क्वालिटी है सोचिए। ये बहुत अच्छा जज करता है कि कहां पर कौन काम आएगा। देखिए जैसे कि रोहित शर्मा बोलता है कि बुमराह जो है ये पहला ओवर में, 9th ओवर में और 19th ओवर में अगर आएगा तो इंडिया को जीत दिला देगा। मतलब वो बुमराह को बढ़िया से जज कर लिया है ना, सबको बढ़िया से जज किया तब ना सबको रोल दे पाया है। तो सबको जज करने का स्किल है इसके पास, रोहित शर्मा के पास। तो एक लीडर जो फेल होगा उसमें जज करने का स्किल नहीं होगा, तो होगा पुअर जजमेंट, है ना। अब रोहित शर्मा का एक क्लियर आइडिया है, उसका क्लियर विजन है, उसको वर्ल्ड कप जीतना है। 3-4 साल से उसका क्लियर विजन है, उसको वर्ल्ड कप जीतना है। तो एक लीडर जो फेल होगा उसके पास ऐसा विजन नहीं होगा, तो लैक्स क्लियर विजन एंड डायरेक्शन। रोहित शर्मा देखेंगे आप कि कोई अगर नॉर्मल परफॉर्मेंस डालता है ना तो रोहित शर्मा बहुत गुस्साता है। अगर मान लीजिए कि अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था और ऋषभ पंत जो है ना वो कैच नहीं ले पाया, मतलब दौड़ के उसको कैच लेना चाहिए तो कैच लेके नहीं ले पाया, तो रोहित शर्मा पूरा गुस्सा आ गया, ये क्यों नहीं कर रहा है, कैच लेना था तुमको। वहां पर गुस्सा आ गया, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है मीडियोकर परफॉर्मेंस को। तो एक लीडर जो हारने वाला है वो एक्सेप्ट कर लेगा मीडियोकर परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेप्ट ओन मीडियोकर परफॉर्मेंस, ठीक है। अब रोहित शर्मा को देखेंगे तो ये हमेशा शांत रहता है और एनर्जी में रहता है और सबको खुश रखता है। तो एक लीडर जो हारने वाला होगा उसके पास वो एनर्जी नहीं होगा, वो एंथुसियाज्म नहीं होगा, तो लैक्स ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, ठीक है। अब रोहित शर्मा जो है आपस में बात अच्छे से करता है लोगों से, इसका इंटरपर्सनल स्किल अच्छा है। तो मतलब जो लीडर हारने वाला होगा उसका इंटरपर्सनल स्किल अच्छा नहीं होगा, तो लैक्स इंटरपर्सनल स्किल। रोहित शर्मा जो है दूसरे को डेवलप करेगा, अगर डेवलप नहीं कर पा रहा तो लीडर नहीं है। तो जो लीडर फेल होने वाला है वो दूसरे को डेवलप नहीं कर सकता है, फेल्स टू डेवलप अदर्स, ठीक है। और नया नया आइडियाज रोहित शर्मा लेकर के आता है, जैसे कि हम मैंने बताया आपको करने वाला, समझे। तो वो सब आइडियाज लेकर के आता है, अगर वो आइडियाज लेकर के नहीं आएगा तो एक लीडर फेल हो जाएगा। तो लीडर का और एक फ्लॉ है रेजिस्ट न्यू आइडियाज। तो एक लीडर कब कब फेल होता है, जिसके अंदर ये सब क्वालिटीज आ जाता है वो फेल हो जाता है। ये 10 क्वालिटी अगर रह जाएगा तो वो फेल हो जाएगा। ये 10 क्वालिटी में जो फेल होता है उसके पास 4-5 क्वालिटी रहता ही है, समझे। तो इसके अंदर क्या क्या रहता है वो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। एक बार फटाफट हम लोग रीड करते हैं। एक लीडर क्यों हारता है, क्योंकि उसका पास एनर्जी या इंथुसियाज्म नहीं है, वो अपना मीडियोकर परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लेता है, उसका पास क्लियर विजन या फिर डायरेक्शन नहीं है, पुअर जजमेंट है, वो कोलैबोरेट नहीं करता है, आपस में टीम मेंबर को कोलैबोरेट करके नहीं खेलता है या नहीं काम करता है, वो वॉक द टॉक नहीं करता है, जो बोलता है वो खुद नहीं करता है, नया नया आइडिया को रोकता है, फिर अपना गलतियों से सीखता नहीं है, इंटरपर्सनल स्किल उसके पास नहीं है, किस तरह से लोगों से बात करना है वो उसको नहीं आता है, और दूसरे को डेवलप करने में फेल हो जाता है। तो ये सब अगर है क्वालिटी तो
यही सब खराब क्वालिटी है जो कि एक लीडर को लीडर बनने नहीं देता है, लीडर को हारने पर मजबूर कर देता है। ठीक। अब देखते हैं फ्रेंच और रेवन का 5 फॉर्म्स ऑफ पावर। यहाँ कहता है कि लीडर के पास है ना पावर होता है 5 तरीके का। इस थ्योरी में कहता है कि अलग अलग लीडर का अलग अलग पावर रहता है, समझे। हर लीडर का कुछ पावर होगा तभी तो लीडर बना है, नहीं तो कुछ पावर ही नहीं होगा। तो हर लीडर का कुछ कुछ पावर होता है, तो 5 तरीके का पावर है जो लीडर के पास होता है। किसी लीडर के पास कोएर्सिवनेस होगा, किसी लीडर के पास रिवार्ड वाला पावर होगा, किसी के पास लेजिटिमेट वाला पावर होगा, किसी के पास एक्सपर्ट वाला पावर होगा, किसी के पास रेफरेंट वाला पावर होगा, और किसी के पास दोनों पावर होगा, किसी के पास तीनों पावर होगा, किसी के पास चारों पावर होगा। तो ये 5 तरीके का पावर है जो किसी भी लीडर के पास हो सकता है, समझे। तो पहला क्या है पावर? पहला पावर है कोएर्सिव। इसमें पनिशमेंट से किसी को काम करवा लेता है लीडर। मतलब लीडर के पास ऐसा पावर है, उसका पावर दिया गया है कि वो किसी भी अपना टीम मेंबर को पनिशमेंट दे सकता है। तो अगर ऐसा पावर है तो उसको हम लोग कोएर्सिव पावर कहेंगे। अगर मान लीजिए कि रिवार्ड वाला पावर है, इसमें कैसा पावर है? लीडर के पास पावर है कि वो रिवार्ड दे। मान लीजिए कि उसका टीम मेंबर को 2 लाख रुपए चाहिए, तो 2 लाख देने का पावर है लीडर के पास, तो उसमें वो काम करवा लेगा अपना टीम मेंबर के साथ, समझे। तो रिवार्ड में उसके पास पावर है, लीडर के पास पावर है कि वो रिवार्ड दे सकता है, समझे। अब है एक लेजिटिमेट पावर। ये पावर जो है रोल पे बेस्ड आता है। लीगल तरीके से एक लीडर के पास जो पावर आता है उसको हम लोग बोलते हैं लेजिटिमेट पावर। लीगल तरीके से पावर आता है। लीगल तरीके से कैसे पावर होगा? आपको मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, तो आपके पास पावर है, लीगल पावर है। जब तक आप प्राइम मिनिस्टर के पद पे हैं आप पावरफुल हैं, प्राइम मिनिस्टर के पद से हटेंगे तो आप पावरफुल नहीं रहेंगे। तो किसी लीगल पोजीशन की वजह से जो आपको पावर मिला है, किसी लीगल पोजीशन के वजह से जो पावर मिला है, उस पावर को हम लोग बोलते हैं लेजिटिमेट पावर, समझे। इससे भी आप अपना फॉलोअर से काम करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास पोजिशनल पावर है। अब एक एक्सपर्ट पावर होता है। ये कौन सा पावर है? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास पावर है, मेरे पास ये पावर है कि मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकता हूं अपना नॉलेज के साथ, ठीक, अपना स्किल के साथ। आप लोग मेरे फॉलोअर्स हुए, तो आप लोग फॉलोअर्स हैं, आप मेरे को क्यों फॉलो कर रहे हैं? आप क्यों इन्फ्लुएंस हुए हैं मेरे से? मेरा नॉलेज देख करके, मेरा स्किल देख करके। तो ये भी तो एक पावर है लीडर का। लीडर का एक पावर है कि अपना नॉलेज को दिखा करके, अपना स्किल को दिखा करके अपना फॉलोअर को इन्फ्लुएंस करना, अपना फॉलोअर से काम करवाना। लास्ट पावर है रेफरेंट पावर। अब मान लीजिए कि कोई इंसान है जो कि आरबीआई ग्रेड बी में पास हुआ है, ठीक है, वो ऑल इंडिया रैंक 4 लाया है आरबीआई ग्रेड बी में, ठीक है। तो इसके पास पावर है कि ऑल इंडिया रैंक 4 लाया है, इसीलिए इसके पास और फॉलोअर आ जाएगा। जैसे मेरे पास मान लीजिए कि 1000 सब्सक्राइबर है, तो अगर ये ऑल इंडिया रैंक 4 वाला वीडियो डालेगा, फटाक से उसके पास 60,000 80,000 फॉलोअर आ जाएगा। उसका क्या रीजन है? लोग उसके लिए रिस्पेक्ट दे रहा है, उसको उसका करिश्मा पे फिदा है कि ऑल इंडिया रैंक 4 लाया है यार, ये तो बहुत तगड़ा है, इससे पढ़ाई करना चाहिए। ये भले ही आपको गोबर पढ़ा रहा हो, ठीक है, इसके बावजूद इसके पास क्या आएगा? ऑडियंस आएगा, फॉलोअर आएगा, क्योंकि इसके पास पावर है। और ये कौन सा पावर है? ये रेफरेंट पावर है, ठीक है। और एक्सपर्ट के पास कौन सा पावर है? नॉलेज का पावर है, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है कि आदमी के पास एक्सपर्ट वाला पावर भी रहे और रेफरेंट वाला पावर भी रहे, ठीक है, जो कि आई होप हमको नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्सपर्ट पावर और रेफरेंट पावर दोनों ही जरूरत होता है एक अच्छा लीडर के लिए, समझे। तो फ्रेंच एंड रेवन क्या कहता है कि देखो 5 तरीके का पावर होता है। अलग अलग लीडर के पास 5 तरह का पावर होता है। एक पावर को कहते हैं हम लोग कोएर्सिव पावर। ऐसा पावर जहां पर आप अपने फॉलोअर से काम करवा लेते हैं पनिशमेंट दे दे करके, आपको पनिशमेंट देने का पावर मिला है। दूसरा होता है रिवार्ड। आप ऐसा लीडर हैं जिसको रिवार्ड देने का पावर है। लेजिटिमेट पावर, आप एक ऐसा लीडर है जिसको लीगली पावर दिया गया है, लीगल तरीका से, यानी कि आपको एक लीगली पद मिला है, लीगल पद मिला है, लीगल पोजीशन मिला है जहां पर आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने पावर को। एक पावर होता है एक्सपर्ट पावर, जहां आप अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस की वजह से आप पावरफुल हैं, आप अपने फॉलोअर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फिर लास्ट में रेफरेंट पावर। इस पावर में क्या होता है? लोग आपका इज्जत करते हैं, लोग अपना करिश्मा पे फिदा है। जैसे सेलिब्रिटी लोग क्या करता है, बोलता है कि ये लोग कोका कोला पियो, समझे? तो कोका कोला आप लोग को पिला देता है जो कि शुगर से भरा हुआ है, शुगर से भरा हुआ है तो भी पिला देता है। उसका क्या रीजन है? आप उसके करिश्मा पे फिदा है,
आप उसको खूब रिस्पेक्ट देते हैं, समझे? इसीलिए आप कोका कोला पी लेते हैं, बोलो जुबा केसरी कर लेते हैं, समझे? तो लोगों को दोनों चीज देखना चाहिए, रेफरेंट भी देखना चाहिए और एक्सपर्ट पावर भी देखना चाहिए। ये दोनों पावर जिसके पास रहता है वो बढ़िया पावरफुल आदमी होता है, वो बढ़िया लीडर होता है। ठीक, अभी जो फ्रेंच एंड रेवन है, ये लोग बाद में एक्स्ट्रा पावर ऐड किया है जिसका नाम है इंफॉर्मेशनल पावर। इसमें क्या, अब बाद में रेवन जो है वो एक एक्स्ट्रा पावर बेस ऐड किया है जिसका नाम है इंफॉर्मेशनल। देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि एक लीडर है, एग्जाम्पल हम ही है, ठीक है, हम आपको बोले कि देखो आपको ये 4 चीज पढ़ना पड़ेगा, समझे? ये 4 बुक्स पढ़ना पड़ेगा, ये 4 बुक्स पढ़ोगे, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, जिस ट्रिक से इस्तेमाल करके आप आरबीआई ग्रेड भी निकाल लोगे, समझे? तो मैं आपको इन्फ्लुएंस कर दिया ना, ये 4 बुक पढ़ने के लिए, ये 4 बुक पढ़ने के लिए इन्फ्लुएंस कर दिया, ये लालच में कि मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे कि आपका जो भी गोल है वो अकम्प्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया हो। अब हम लोग देखते हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी को। ठीक, ये 3 थ्योरी आपको समझ में आया हो, सिस्टम अप्रोच थ्योरी, जेंगर एंड फोकमैन का 10 लीडरशिप फ्लॉज और फ्रेंच एंड रेवन का 5 फॉर्म्स ऑफ पावर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि एट्रीब्यूशन का मतलब होता है क्रेडिट, समझे? एट्रीब्यूशन का मतलब होता है क्रेडिट। अगर आज आप एक आरबीआई ग्रेड बी बन जाते हैं तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? आपके मम्मी पापा को जाता है, आपके मेहनत को जाता है, आपके टीचर को जाता है, इन्हीं को क्रेडिट जाता है। तो आपका जो सक्सेस है वो एट्रीब्यूटेड है इन लोगों की वजह से। तो आपका जो सक्सेस है वो एट्रीब्यूटेड है इन लोगों पर। मतलब आपका सक्सेस का रीजन कौन है? आपका मेहनत, आपका मम्मी पापा और आपका गुरु, है ना? तो इसीलिए कहता है कि एट्रीब्यूशन का मतलब भी होता है व्हाट कॉजेज सर्टेन बिहेवियर, कारण क्या है? एट्रीब्यूशन का मतलब होता है कारण, क्रेडिट कहें या फिर कारण कहें या रीजन कहें, कारण। तो यहाँ पर कारण का इस्तेमाल हो रहा है बिहेवियर को लेकर के, कि मेरा जो एम्प्लॉई है वो इस तरह का बिहेवियर कर रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, इसको ही जानने को हम लोग इस थ्योरी कहते हैं। एट्रीब्यूशन थ्योरी कहता है कि एक एम्प्लॉई अपना जो बिहेवियर कर रहा है उसका कारण क्या है, क्या उसका कारण वो खुद है, उसका पर्सनैलिटी है, या फिर कारण उसका खुद नहीं है, वो सिचुएशन है। अगर सिचुएशन है कारण, तो फिर उसका कोई गलती नहीं है, उसको आप मत डांटिए एज ए लीडर। और अगर मान लीजिए कि आपका एम्प्लॉई जो गलती कर दिया है उसमें उसी का गलती था, उसका पर्सनैलिटी का गलती था, तब आप उसको सुधारिएगा, है ना? तो ये जानना बहुत जरूरी है, जब आप एक लीडर बनेंगे तब ये जानना जरूरी है कि एक जो आपका एम्प्लॉई है वो मान लीजिए कि गलत काम कर रहा है, तो वो अपना पर्सनैलिटी की वजह से गलत काम कर रहा है या फिर सिचुएशन की वजह से गलत काम कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तभी आप अच्छा डिसीजन लेकर के आ पाएंगे, है ना? एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि आप लीडर हैं, ठीक है, हम मान लीजिए कि हम हैं लीडर हैं, एक आर्यन के अंदर 3 आदमी काम करता है, एक नाम है मनीषा, ठीक है, एक नाम है श्रेया और एक नाम है अ, कुंदन, ठीक है। तो ये 3 आदमी काम कर रहा है, ठीक है। तो अब जो है ये मनीषा जो है वो आर्यन के पास आई है और बोली सर ये कुंदन जो है वो हमको छेड़ रहा है, ये हमको छेड़ता है और गलत नजर से देख रहा है, ठीक है, इसका नजर बहुत खराब है, ऐसा बोल रही है मनीषा। मनीषा बोल रही है कि कुंदन का नजर बहुत खराब है, हमको गंदी नजर से वो देखता है। आर्यन टेंशन में आ गया, यार मेरा टीम मेंबर में कुंदन तो ऐसा था नहीं यार, अभी मनीषा को इतना गंदा नजर से क्यों देख रहा है? तो एक एक काम आप क्या कर सकते हैं, कुंदन को आप बुलाएं और बोलेंगे कि तुम कल से नहीं आना, तुमको हम यहाँ से निकाल रहे हैं, हम ऑफिस से निकाल रहे हैं। एक काम ये कर सकते हैं, एक काम क्या कर सकते हैं, आप फायर कर सकते हैं। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मनीषा सही बोल रही है कि नहीं, फिर क्या कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गया है। हाँ जी। तो आप बताइए कि एक लीडर क्या करेगा? लीडर तुरंत फायर कर देगा या फिर तुरंत चेक करेगा, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको भी चेक करेगा? लीडर ये सेकंड काम करेगा, समझे? तो जो जो मनीषा को लग रहा है कि कुंदन जो है उसको गंदा नजर से देख रहा है, तो वो आर्यन पता करेगा कि गंदा नजर से क्यों देख रहा है। क्या मनीषा आज गंदा कपड़ा पहन के आई थी इसीलिए गंदा नजर से देख रहा था, या फिर मनीषा आज बहुत खराब कपड़ा पहन ली थी जिसमें कि वो बहुत गंदी लग रही थी इसीलिए वो देख रहा था, या फिर कुंदन का माथा खराब है सबको वही नजर नजर से देख रहा है, समझे? तो आर्यन वो चीज दिमाग लगाएगा कि कुंदन क्या क्या नजर से क्यों देख रहा है,
तो आर्यन दिमाग लगाएगा कि कुंदन ऐसा क्यों देख रहा है। वो 3 चीज देखेगा। पहले आर्यन चेक करेगा डिस्टिंक्टिवनेस, मतलब कि वो चेक करेगा कि जो कुंदन है क्या ये अलग सिचुएशन में लड़की को अलग अलग तरीके से देखता है। जब वो लड़की अच्छा काम करेगी तो उसको प्यार से देखता है, अगर खराब काम करती है तो उसको गलत तरीके से देखता है, फिर वो बहुत हाई काम करी है तो उसको इज्जत का नजर से देखता है। क्या वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से देखता है। तो अगर आपको लगेगा कि हाँ यार ये जो कुंदन है ना इसका डिस्टिंक्टिवनेस बहुत हाई है, मतलब कि ये अलग अलग समय पे अलग अलग लड़की को अलग अलग तरीके से देखता है। उसको कभी कभी ये इज्जत की निगाह से भी देखता है और कभी कभी ये उसको सिचुएशन के आधार पर भी देखता है। तो अगर उसका डिस्टिंक्टिवनेस ज्यादा है, इसका मतलब कि जो जो भी कुछ हुआ है वो एक्सटर्नल रीजन की वजह से हुआ है, सिचुएशन की वजह से हुआ है, उसका कोई फॉल्ट नहीं है, कुंदन का कोई फॉल्ट नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि जो कुंदन है वो डिस्टिंक्टिवनेस के साथ काम करता है, मतलब वो अलग अलग तरीके में अलग अलग तरीके से आदमी को देखता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कॉज हुआ है, जो काम हुआ है उसका रीजन क्या होगा, एक्सटर्नल रीजन होगा। ठीक है। अब दूसरा है कॉन्सेंसस। अब हम फिर देखेंगे कि ये जो कुंदन है ये मनीषा को उस दिन गंदा नजर से देखा, तो क्या बाकी इंसान भी उसको गंदा नजर से देखा। अगर मान लीजिए कि श्रेया भी उसको गंदा नजर से देखी होगी, अगर श्रेया भी उसको गंदा नजर से देखी होगी तो इसमें कौन गलत है, मनीषा ही गलत होगी ना। इसीलिए यहाँ पर देखेंगे कि क्या कॉन्सेंसस में भी मनीषा को गंदा नजर से देखा जा रहा है। कॉन्सेंसस भी हाई है, मतलब हर आदमी उसको गंदा नजर से ही देख रहा था उस दिन। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका रीजन होगा एक्सटर्नल, मतलब सिचुएशन के आधार पे कुंदन वैसा नजर से उसको देख लिया। ठीक है, इतना में भी हम जज नहीं करेंगे उसको, फिर हम देखेंगे कि कंसिस्टेंसी। हम लोग ये देखेंगे कि क्या वो अच्छा नजर से देखता है डेली। अगर वो अच्छा नजर से डेली अच्छा देखता है और आज अगर खराब दिख रहा है तो इसका मतलब कि सिचुएशन एक्सटर्नल है। तो हम लोग ये जाने कि कंसिस्टेंटली वो अच्छा नजर से ही देख रहा है। और कंसिस्टेंटली अगर वो अच्छा नजर से ही देख रहा है तो इसका मतलब कि अभी जो देखा है वो एक्सटर्नल रीजन की वजह से देखा है, अदरवाइज नहीं तो वो नहीं देखता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम किस में है, मनीषा में प्रॉब्लम है। तब मनीषा को समझाएंगे कि तुम खराब कपड़ा पहनी थी इसीलिए कुंदन तुमको वैसे दिख रहा था। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ आप समझे, हम तीन आधार पे चेक किए कि जो हम तीन आधार पे चेक किए कि जो प्रॉब्लम आया, जो मेरा एम्प्लॉय काम किया वो काम का रीजन क्या था, क्या एक्सटर्नल रीजन था या फिर कोई इंटरनल रीजन था। एक्सटर्नल रीजन तब होगा, एक्सटर्नल रीजन तब होगा जब वो सिचुएशन के आधार पे हो, और इंटरनल रीजन तब होगा जब पर्सनैलिटी के आधार पे हो। समझे। तो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल रीजन या फिर एट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन तीन फैक्टर्स, डिस्टिंक्टिवनेस, कंसेंसस और कंसिस्टेंसी। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज समझा ही दिया कहीं ना कहीं। ठीक है। तो डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब क्या है कि क्या वह हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से काम करता है। तो अगर अलग अलग तरीके से काम करता है यानी कि वो डिस्टिंक्टिवनेस को फॉलो करता है तो उसका डिस्टिंक्टिवनेस हाई है। अगर मान लीजिए कि हर जगह में वो एक ही तरह काम करता है तो उसका डिस्टिंक्टिवनेस लो है। तो अगर उसका डिस्टिंक्टिवनेस हाई रहेगा तो एक्सटर्नल रीजन होगा, नहीं तो इंटरनल रीजन होगा। अब एक और एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि महेश है। ठीक है। महेश को हम लोग मार्केटिंग का जॉब दिए हैं, बोले हैं इसको मार्केटिंग करने, और ये मार्केटिंग में फेल हो रहा है, मार्केटिंग नहीं कर पा रहा है, ये बहुत गड़बड़ कर रहा है। तो ये गड़बड़ क्यों कर रहा है ये हम जानना चाहते हैं, इसका रीजन जानना चाहते हैं, इसका एट्रीब्यूशन जानना चाहते हैं। इसका एट्रीब्यूशन जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, तीन चीज चेक करना पड़ेगा, डिस्टिंक्टिवनेस, कंसेंसस और कंसिस्टेंसी। सबसे पहले देखेंगे हम लोग डिस्टिंक्टिवनेस। हम लोग पहले ये देखेंगे कि जो महेश है क्या ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से काम करता था या फिर नहीं करता था। तो हमने देखा कि महेश जो है ये जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में था तब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए काम करता था, अच्छा काम करता था। फिर मैंने देखा कि ये जब फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा था तो यहाँ पर भी अच्छा काम कर रहा था। फिर मैंने देखा कि जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाकर के सुपरवाइजर बना था तो यहाँ पर भी वो अच्छा काम कर रहा था। यानी कि हर जगह वो अच्छा काम कर रहा है, खाली ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब कि इसका डिस्टिंक्टिवनेस हाई है, ये हर जगह में अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, सिचुएशन के हिसाब से काम करता है, इसका डिस्टिंक्टिवनेस हाई है। तो यहाँ पर क्यों नहीं काम कर पा रहा है, रीजन एक्सटर्नल है। समझे। और अगर इसका डिस्टिंक्टिवनेस लो होता, मतलब ये हर जगह एक ही जैसा काम कर रहा होता, हर जगह ये हार ही रहा होता, तो हम समझ जाते हैं कि दिक्कत कहाँ है, इसका इंटरनल दिक्कत है, इसका पर्सनालिटी में दिक्कत है। ठीक है। तो ये तो हम देख लेंगे डिस्टिंक्टिवनेस। अब हम लोग देखेंगे कॉन्सेसनेस, कॉन्सेंसस। ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि मार्केटिंग में
महेश फेल हो गया, तो क्या मार्केटिंग में पिछली बार प्रिया काम कर रही थी, तो क्या प्रिया भी फेल हो गई थी? हम देखेंगे क्या प्रिया भी फेल हो गई थी? फिर हम देखेंगे कि मेरा कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है वो है आरएमएक्स लिमिटेड। तो आरएमएक्स लिमिटेड का जो मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है, वो क्या, उसको क्या डिफिकल्टी हो रहा है, वो भी क्या फेल हो रहा है? तो हम देखें कि यार वो भी फेल हो रहा है। तो यहाँ पर कॉन्सेंसस जब ज्यादा है, मतलब सब लोग फेल हो रहा है, वो अकेले नहीं है, सबको फेल हो रहा है। तो अगर सबको ही फेल हो रहा है यानी कि कॉन्सेंसस हाई है, और कॉन्सेंसस हाई है इसका मतलब कि जो फेल हो रहा है महेश, वो एक्सटर्नल रीजन की वजह से हो रहा है, सिचुएशन की वजह से हो रहा है, इंटरनल रीजन की वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है। अब तीसरा देखेंगे हम लोग कंसिस्टेंसी। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या महेश पहले कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखा था, क्या महेश हमेशा से अच्छा ही लीडर है और अभी फेल हुआ है? अगर ऐसा है, उसका कंसिस्टेंसी मेंटेन वो करता था, तो उसका कंसिस्टेंसी हाई है। तो उस समय अगर वो फेल हुआ है, इसका रीजन होगा एक्सटर्नल, क्योंकि जो हमेशा से कंसिस्टेंट रहा है और वो अचानक से फेल हो रहा है, तो उसका रीजन तो एक्सटर्नल ही होगा ना, इंटरनल रीजन तो होगा नहीं। और अगर मान लीजिए कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहा है, वो हमेशा से ही हारते आ रहा है और इस बार भी हारा है, तो इसका रीजन क्या है? कंसिस्टेंसी लो है, इसका मतलब इंटरनल रीजन है। तो आई होप ये आपको समझ में आया। एट्रीब्यूशन थ्योरी किसको कहते हैं? तो कहीं ना कहीं मैंने ये पूरा चार्ट आपको कवर करा दिया। ठीक है, एक बार इसको हम लोग थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अगला चार्ट में देखेंगे सक्सेसफुल लीडर और इफेक्टिव लीडर के बीच का अंतर। तो यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने सिस्टम अप्रोच थ्योरी देखा, जेंगर एंड फोकमैन का 10 लीडरशिप फ्लॉ देखा, और फिर फ्रेंच एंड रेवन का 5 फॉर्म्स ऑफ पावर देखा। सबसे पहले हम लोग देखें सिस्टम अप्रोच थ्योरी। इस थ्योरी के आधार पर क्या रहा था कि जब ऑर्गेनाइजेशन को हम एक सिस्टम मान लेते हैं, तो वहां पर लीडर जो है वो 4 स्टेज में जन्म लेता है। सबसे पहले वो फॉर्मल लीडर बनता है। फॉर्मल लीडर मतलब कि जब उसको हम लोग अथॉरिटी दिए हैं, तो वो एक फॉर्मल लीडर है। उसके बाद धीरे धीरे वो इमरजेंट लीडर बनता है, जब उसका टीम मेंबर उसको एक्सेप्ट कर लेता है एज ए लीडर और एज ए गाइड, उसके स्किल्स की वजह से, उसके एक्सपीरियंस की वजह से। फिर तीसरा, फिर लीडर तीसरा स्टेज में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर लीडरशिप। यहाँ पर जो उसका टीम मेंबर है वो लोग मिल करके लीड करने लगता है। और लास्ट में इंटीग्रेटिव लीडरशिप में वो आता है, जहां पर वो सारा टीम मेंबर को इंटीग्रेट करके लीडरशिप के थ्रू गोल अकम्प्लिश करता है। ठीक है, ये था सिस्टम अप्रोच थ्योरी। फिर हम लोगों ने देखा कि जेंगर एंड फोकमैन का 10 लीडरशिप फ्लॉ क्या है। ये कह रहा है कि लीडरशिप कब फेल हो जाता है। लीडरशिप फेल होने का रीजन है 10। पहला बोलता है कि जब लीडर के पास एनर्जी या फिर एंथुसियाज्म नहीं होगा, तब लीडर हार मान जाएगा। दूसरा, जब लीडर अपना मीडियोकर परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर ले, तब वो हार जाएगा। ठीक है, अगर लीडर कोलैबोरेट नहीं करता है तो लीडर हार जाएगा। अगर लीडर का पुअर जजमेंट है तो लीडर हार जाएगा। अगर लीडर जो बोलता है वो करता नहीं है तो वो लीडर हार जाएगा। अगर लीडर नया आइडियाज को रेजिस्ट करता है तो वो हार जाएगा। अगर लीडर अपना गलतियों से नहीं सीखता है तो वो हार जाएगा। अगर लीडर का पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, इंटरपर्सनल स्किल नहीं है, तो वो हार जाएगा। या फिर अगर वो डेवलप करना नहीं जानता अपने टीम मेंबर को, तो भी वो हार जाएगा। ये 10 लीडरशिप फ्लॉ है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच एंड रेवन का 5 फॉर्म्स ऑफ पावर हम लोगों ने देखा। फ्रेंच एंड रेवन ने कहा था कि जो लीडर होता है उसके पास 5 तरीके का पावर होता है। किसी के पास कोअर्सिव पावर होगा, किसी के पास रिवॉर्ड पावर होगा, किसी के पास लेजिटिमेट पावर होगा, किसी के पास एक्सपर्ट पावर होगा, किसी के पास रेफरेंट पावर होगा। तो ये पांचों पावर को एक एक करके हम लोगों ने देखा। सबसे पहले हम लोग देखें कि कोअर्सिव पावर क्या होता है। कोअर्सिव पावर का मतलब होता है एक ऐसा पावर जिसमें आप पनिशमेंट दे करके काम करवा ले रहे हैं। अब रिवार्ड पावर का मतलब होता है कि एक ऐसा पावर जिसमें आपके पास पावर है कि आप रिवार्ड दे सकते हैं और काम करवा सकते हैं। तो रिवार्ड का लालच में आपका जो फॉलोअर है वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, तो ऐसा पावर रहेगा आपके पास, तो आप रिवार्ड वाला पावर रखते हैं। तीसरा होता है लेजिटिमेट पावर। ऐसा पावर जो आपको लीगली मिला हुआ है, लीगल पद की वजह से मिला हुआ है, लीगल पोजीशन की वजह से मिला हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आप है प्राइम मिनिस्टर, तो आप हैं, जब तक आप प्राइम मिनिस्टर हैं तब तक आपके पास पावर है। प्राइम मिनिस्टर चला जाएगा तो आपके पास पावर भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए लेजिटिमेट पावर का मतलब होता है कि ऐसा पावर जो आपको लीगल पोजीशन की वजह से मिला हुआ है। ठीक है, फिर है एक्सपर्ट पावर। आपका जो मेंबर है वो आपको इज्जत करता है, आपको पावरफुल मानता है, आपका नॉलेज की वजह से, आपका स्किल की वजह से, आपका एक्सपीरियंस की वजह से। तो वो जो पावर है, जिस पावर से आपका लीडर, आपका टीम मेंबर इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, तो उस पावर को बोलते हैं हम लोग एक्सपर्ट पावर। और लास्ट होता है रेफरेंट पावर। अगर मान लीजिए कि आपका लीडर आरबीआई ग्रेड भी पास किया है, तो आप लोग तुरंत उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, तुरंत उसका बात मानने मानने लगेंगे। भले ही वो गलत भी बोले तो भी आप उसका बात मानने लगेंगे। तो वहां पर वो कौन सा पावर एक्सरसाइज कर रहा है? रेफरेंट पावर। ठीक है, फिर बाद में रेवन ने एक एक्स्ट्रा पावर भी ऐड किया जिसको कह रहे थे हम लोग इंफॉर्मेशनल पावर। इंफॉर्मेशनल पावर का मतलब होता है
जिसमें लीडर अपना पावर इस्तेमाल करता है, बोलता है कि देखो तुम ये वाला काम करो, इसके बदले में उसके बाद हम तुमको एक टिप देंगे, जो टिप तुम यूज करेगा तो स्टॉक मार्केट में तुम बहुत कमाएगा। तो वहां पर इंफॉर्मेशन के बेस पे हम पावरफुल आदमी बन गए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशनल पावर। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम लोग देखेंगे एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन थ्योरी में हम लोग ने देखा कि एट्रीब्यूशन का मतलब होता है रीजन। कोई काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसके पीछे का क्या रीजन है, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूशन। तो इस रीजन को अच्छे से समझने के लिए एट्रीब्यूशन थ्योरी आया। उसमें कहता है कि मान लीजिए आपका जो एम्प्लॉय है, उसका बिहेवियर अच्छा हुआ या फिर बुरा हुआ, उसका रीजन आप कैसे चेक करिएगा? उसका रीजन आप चेक करिएगा 3 पैरामीटर्स पे। 3 पैरामीटर्स कौन-कौन सा है? डिस्टिंक्टिवनेस, कंसेंसस और कंसिस्टेंसी। डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब होता है कि क्या वो बंदा अलग-अलग जगह में अलग-अलग तरीके से बिहेव करता है। अगर वो बंदा अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरीके से बिहेव करता है, तो उसका डिस्टिंक्टिवनेस हाई है। दूसरा कंसेंसस। अगर आपका जो एम्प्लॉयी है, वो जो गलती कर रहा है, बाकी आदमी भी सेम गलती कर रहा है, यानी कि सब आदमी वही गलती कर रहा है, तो वहां पर कंसेंसस हाई है, अदरवाइज कंसेंसस लो होगा। कंसिस्टेंसी, जो बंदा गलती किया है, जो बंदा गलती किया है, क्या वो पहले कभी गलती नहीं किया है? अगर वो पहले कभी गलती नहीं किया है और अभी गलती किया है, तो उसका कंसिस्टेंसी हाई है। और अगर मान लीजिए कि वो शुरुआत से ही गलती कर रहा है, तो उसका कंसिस्टेंसी लो है। तो जब डिस्टिंक्टिवनेस हाई या लो होगा, तो हम लोग जान पाएंगे कि रीजन क्या है, रीजन एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है। कॉन्सेंसस देखेंगे, फिर हम लोग जान पाएंगे कि जो काम हुआ है उसका रीजन इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। फिर हम लोग कंसिस्टेंसी देखेंगे, उसके आधार पे हम लोग जान पाएंगे कि जो रीजन है वो एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है। एक्सटर्नल रीजन कब होता है? जब सिचुएशन ऐसा बन गया है कि आपसे गलती हो गया, सिचुएशन ऐसा बन गया है कि जो आपसे अच्छा काम हो गया। और इंटरनल रीजन क्या होता है कि आपका पर्सनैलिटी ऐसा है कि आपसे ये काम हो गया, या फिर आपका पर्सनैलिटी ऐसा है कि ये गलती आपसे हो गया। तो ये हम लोगों ने देखा एट्रीब्यूशन थ्योरी और बाकी थ्योरीज। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं सक्सेसफुल लीडर और इफेक्टिव लीडर। इसके बारे में मैं कहना तो चाहता था कि आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद से पढ़िएगा। ठीक है, सक्सेसफुल लीडर और इफेक्टिव लीडर के बीच में क्या अंतर है? एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। जो सक्सेसफुल लीडर है ना, वो ओनली टास्क ओरिएंटेड रहता है, ओनली टास्क ओरिएंटेड रहता है। ठीक है, और पावर का भूखा रहता है, पोजीशन और पावर का भूखा रहता है। ठीक है, और इफेक्टिव लीडर क्या होता है? ये टास्क ओरिएंटेड भी रहता है, लेकिन ज्यादा ये पीपल ओरिएंटेड होता है। तो क्या समझ में आया आपको कि जो सक्सेसफुल लीडर होगा वो टास्क कंप्लीट करेगा, जैसे तैसे टास्क कंप्लीट करेगा, भाड़ में जाए उसका टीम। टीम को अगर मान लीजिए कि 16 घंटा काम करना पड़ रहा है, तो भी वो काम करवाएगा, टास्क कंप्लीट करवाएगा। जब टास्क कंप्लीट करवाएगा तभी तो इसको प्रमोशन मिलेगा, तभी से सक्सेसफुल लीडर बनेगा, अदरवाइज सक्सेसफुल लीडर नहीं बन पाएगा। और वो जो सक्सेसफुल लीडर बनेगा, उसको प्रमोशन मिलेगा, पावर मिलेगा, पोजीशन मिलेगा, तब वो जाकर सक्सेसफुल कहलाएगा, अदरवाइज वो इफेक्टिव होगा। अगर मान लीजिए कि लीडर जो है वो टास्क ओरिएंटेड तो है, टास्क करवा लेता है, लेकिन अधिक पीपल ओरिएंटेड है, जो उसके अंदर टीम मेंबर है उसको वो लोग अच्छे से हैंडल करता है, तो अगर ऐसा है तो वो इफेक्टिव लीडर बनेगा। हो सकता है कि इफेक्टिव लीडर जो है उसको तुरंत तुरंत पोजीशन ना मिले, तुरंत तुरंत प्रमोशन ना हो, उसको तुरंत तुरंत प्रमोशन ना हो। ठीक है, पोजिशनल पावर उसको तुरंत तुरंत ना मिले, लेकिन तो भी इफेक्टिव लीडर रहेगा अगर वो पीपल ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं, इंप्लॉइज रिस्पॉन्ड टू लीडर्स पोजिशनल पावर। इंप्लॉय लोग जो है वो लीडर का पोजिशनल पावर देख करके डरा हुआ है और पोजिशनल पावर देख करके काम करता है। तो इस तरह का जो लीडर होगा वो सक्सेसफुल लीडर होगा। ठीक है, जो कि पावर का धाक जमा रहा है, पावर का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, और अगर इफेक्टिव लीडर होगा तो उस समय इंप्लॉइज क्या रहेगा, लीडर का पर्सनल पावर पे रिस्पॉन्ड करेगा। इफेक्टिव लीडर का एक्सपीरियंस देखेगा, ठीक है, उससे इंस्पायर होगा। समझे? सक्सेसफुल लीडर में इंप्लॉइज कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए, जो भी टास्क दिया गया है वो टास्क को कंप्लीट करता है एम्प्लॉइज। तो इस तरह का जो लीडरशिप होगा उसमें सक्सेसफुल लीडर बनेगा। और अगर मान लीजिए कि इंप्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को देखता है अपने गोल के जैसा, तो वहां पर क्या होगा, वो इफेक्टिव लीडर बनेगा। जो सक्सेसफुल लीडर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट का एक्शन को अफेक्ट करता है, वो काम करवा लेता है, अपना सबॉर्डिनेट को मार मार करके काम करवा लेता है। लेकिन जो इफेक्टिव लीडर होता है
वो अपना सबॉर्डिनेट का एटीट्यूड पे इफेक्ट डालता है, उसका एटीट्यूड चेंज कर देता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। सक्सेसफुल लीडर जो होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स का एक्टिविटीज को सुपरवाइज करते रहता है, हमेशा ये देखते रहता है कि हम इसको काम दिए थे वो हुआ कि नहीं। अपडेट मांगता है कि देखो 10 दिन हो गया है अपडेट दो, 11 दिन हो गया है अपडेट दो, जब जब तुम काम कंप्लीट करो तो अपडेट दो। वो हमेशा आपसे अपडेट मांगते रहेगा, इसीलिए वो सक्सेसफुल लीडर बन गया है। लेकिन जो इफेक्टिव लीडर रहेगा वो क्या करेगा, जनरल सुपरविजन करेगा, सिर्फ ऊपर पर जाके चेक करेगा और आपको मोटिवेट करेगा। और अगर आपसे कुछ गलती हो गया तो वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, समझे। जो सक्सेसफुल लीडर्स है वही लोग मेनली डिसीजन लेता है, इंप्लॉय लोग डिसीजन नहीं ले पाता है। तो डिसीजंस आर टेकन मोस्टली एट हायर लेवल। अब जो इफेक्टिव लीडर है ये हर टीम मेंबर से ओपिनियन मांगता है और उस बेसिस पे ये डिसीजन लेता है। तो लीडर मेक्स एवरी टीम मेंबर गिव देयर ओपिनियन एंड इन्वॉल्व्स देम इन डिसीजन मेकिंग। ये जो सक्सेसफुल लीडर है ये शॉर्ट टर्म में बहुत सक्सेसफुल रहता है। इसका रीजन ये है कि इसको तुरंत प्रमोशन मिल जाएगा, क्योंकि ये तुरंत तुरंत काम कर रहा है ना, ये टास्क ओरिएंटेड है, सारा काम करवा ले रहा है, तो इसको प्रमोशन मिलते रहेगा तो ये सक्सेसफुल होगा। लेकिन इफेक्टिव लीडर जो है वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहता है, लॉन्ग टर्म में अपना इन्फ्लुएंस बनाता है अपना सबॉर्डिनेट पे। तो लॉन्ग टर्म में इसको सबॉर्डिनेट याद रखेगा, इसको भले प्रमोशन ना मिले लेकिन जो पीपल है उसको याद रखेगा कि बहुत अच्छा लीडर था, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया सक्सेसफुल लीडर्स और इफेक्टिव लीडर के बीच में क्या अंतर है। तो आपको सक्सेसफुल नहीं बनना है, आपको इफेक्टिव बनना है। सक्सेसफुल क्या होता है, कहीं ना कहीं वो हैवीली टास्क ओरिएंटेड रहता है, उसको काम कंप्लीट कराने से मतलब है। लेकिन इफेक्टिव लीडर कौन होता है, जो कि अपने पीपल ओरिएंटेड रहता है, पीपल से काम करवाने के लिए वो जाना जाता है। सक्सेसफुल लीडर के अंदर जो इंप्लॉइज होता है वो अपने लीडर से डरता है उनके पावर की वजह से। लेकिन इफेक्टिव लीडर के अंदर जो इंप्लॉइज होता है वो डरता नहीं है, वो इज्जत करता है अपने लीडर का पावर का, क्योंकि उसका लीडर का एक इंस्पिरेशन है, उसका ऑरा है, उसको देख करके इंप्लॉइज उसको इज्जत देता है, सम्मान देता है। जो सक्सेसफुल लीडर होता है उसको जल्दी प्रमोशन मिलता है, लेकिन इफेक्टिव लीडर को जल्दी प्रमोशन नहीं मिलता है, लेकिन ये दिल जीत लेता है। सक्सेसफुल लीडर के अंदर जो इंप्लॉइज होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कंप्लीट करता है, लेकिन इफेक्टिव लीडर के अंदर जो इंप्लॉइज होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कंप्लीट करता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल गोल को वो अपना गोल के जैसा परसीव करता है, अपना गोल के जैसा देखता है। जो सक्सेसफुल लीडर होता है वो सारा सबॉर्डिनेट का काम को चेक करते रहता है, हमेशा एकदम नजर गड़ाए रखता है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन इफेक्टिव लीडर जो है वो सबको फ्रीडम दिया हुआ है और एक जनरल सुपरविजन करता है। जो सक्सेसफुल लीडर होता है वो डिसीजन अकेले लेता है, जो इफेक्टिव लीडर होता है वो डिसीजन लेने से पहले सबका ओपिनियन लेता है और फिर वो डिसीजन लेता है। जो सक्सेसफुल लीडर है ये शॉर्ट टर्म में बहुत सक्सेसफुल होता है, क्योंकि इसको प्रमोशन तुरंत तुरंत मिलते रहता है, क्योंकि ये टास्क कंप्लीट करते जा रहा है। लेकिन इफेक्टिव लीडर जो है वो तुरंत तुरंत उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये लोगों के बीच में दिल जीत ले रहा है, समझे। तो इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा, मैंने ऊपर ऊपर आपको समझा दिया, ठीक है। आशा करता हूं कि ये दोनों चीज आपको समझ में आया हो, मैंने समराइज भी कर दिया है, ठीक। तो ये दोनों आपको समझ में आया हो मैं आशा करता हूं। और अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक आप जरूर करें, लाइक करने से पीछे नहीं हटे, लाइक प्लीज करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है। मैं सुबह शाम दिन रात आपका कमेंट को निहारते रहता हूँ, आपका एक कमेंट देख करके मेरा दिन गार्डन गार्डन हो जाता है। आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं पीआईबी वीडियोस के लेकर के आऊंगा और जीए का मिसलेनियस वीडियो को लेकर के आऊंगा, ठीक है, जो कि आपको जीए में काफी मदद करेगा। अभी मैनेजमेंट का पूरा सीरीज चल रहा है, ये फ्री सीरीज है, इसको आप मिस मत करिए, इसका आप सारा वीडियोस आप देखिए, ठीक है, ये भी आपको अच्छा नंबर देगा। और जो भी मैंने स्ट्रेटजी वीडियो डाला है वो स्ट्रेटजी वीडियो आप जरूर जाकर देख करके आए, क्योंकि उसे आप मिस नहीं कर सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छा अच्छा क्वालिटी वाला स्ट्रेटजी बताया है। जो भी ये नोट्स है ये आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, कुमार आर्यन टेलीग्राम है चैनल का नाम है, वहां जाकर के आप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो आप इस इंस्टाग्राम आईडी में मुझे जाकर के मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट करें, मैं वहाँ हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई तुरंत दे देता हूँ। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए हम लोग नहीं मिलते हैं तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।